हाई सोसाइटी की रिच लड़की को हमेशा लगता था कि मैं इतना गरीब हूँ कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है, इसीलिए हर महीने चुपके से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती रहती थी। पूरे 4 साल उसने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अचानक उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैं समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। उसका फोन बंद था, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट हो चुके थे। 3 दिन बाद उसका लॉयर मेरे पास आया और एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर एग्रीमेंट दिया। उसमें लिखा था कि शेन चिन यू अपनी मर्जी से मुझे एक लग्जरी विला, एक सुपर कार और 18 मिलियन युवान गिफ्ट कर रही है। ये सब उसकी तरफ से हमारे 4 साल के रिलेशनशिप का थैंक यू गिफ्ट था। तब जाकर मुझे समझ आया, वो हमेशा मुझे एक गरीब लड़का ही समझती रही, लेकिन सच ये था कि मेरे घर में पैसों की कभी कमी ही नहीं थी। रिलेशनशिप के दौरान मैंने उसे कई बार बताया भी था कि मेरी फैमिली भी काफी वेल्थी है, पर वो हमेशा कॉन्फिडेंस से कहती, तुम चाहे कितने भी अमीर हो जाओ, मुझसे ज्यादा कभी नहीं हो सकते। मैं उस बात पर कभी बहस नहीं करता था। आखिर मैं उससे प्यार जो करता था, लेकिन सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, फिर अचानक उसने ब्रेकअप क्यों कर लिया? कल तक जो लड़की मुझसे इतना प्यार करती थी, वो एक रात में इतनी बदल कैसे गई? मैंने खुद को शांत किया और अपनी फैमिली के कनेक्शन से पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई। तब पता चला आज ही उसकी एंगेजमेंट पे जिंगहांग पे फैमिली के यंग मास्टर के साथ होने वाली थी। ये सुनते ही मैं सीधा एंगेजमेंट वेन्यू पहुंच गया। अंदर जाते ही मेरी नजर स्टेज पर खड़ी शेन चिन यू पर पड़ी। डिजाइनर एंगेजमेंट ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ मजबूरी नजर आ रही थी। मुझे लगा, क्या वो जबरदस्ती इस एंगेजमेंट के लिए मजबूर की गई है? भी क्राउड जोर से चिल्लाया, किस किस। पे जिंगहांग उसे अपनी बाहों में खींचने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शेन चिन यू इंस्टेंटली एकदम पीछे हट गई और उसके छूने से बच गई। पे जिंग का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। शेन चिन यू इतनी जल्दी अपना वादा भूल गई? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मजबूरी में वो धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगी। मुझे तब यकीन हो गया, ये आदमी उसे किसी बात से धमका रहा है। तभी शेन चिन यू की नजर मुझ पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी आंखों में उम्मीद चमकी, लेकिन अगले ही सेकंड वो रोशनी भी गायब हो गई। स्टेज पर खड़ा पे जिंगहांग मुझे घूरते हुए बोला, मेरी होने वाली बीवी को इतनी अपनी समझकर नाम से बुला रहा है? उसकी बात सुनकर मेरा दिल कस के दर्द से भर गया। हॉल में मौजूद हर इंसान मुझे नीचा देख रहा था, जैसे मैं कोई गोल्ड डिगर हूँ, लेकिन सच कुछ और ही था। हमारी मुलाकात कॉलेज के एक क्लब इवेंट में हुई थी। उस दिन मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने अपने रूममेट के स्नैक्स खा लिए थे। मेरा दोस्त मजाक में बोला, एक बार मुझे डैडी बोल दे। बस लड़कों वाली बकचोदी चल रही थी, लेकिन इत्तेफाक से शेन चिन यू ने वही सीन देख लिया। उसे लगा मुझे बुली किया जा रहा है। वो तुरंत मेरे सपोर्ट में आ गई। किसी का खाना जबरदस्ती मत छीनना। उस दिन से मुझे उससे प्यार हो गया। मैं रोज उसके पीछे घूमता था और कुछ ही वक्त बाद हम रिलेशनशिप में आ गए। पूरे कॉलेज में अफवाह फैल गई कि शेन चिन यू एक गरीब लड़के को पाल रही है। मैं नहीं चाहता था कि लोग उसका मजाक उड़ाए, इसलिए मैंने सच बता दिया कि मेरी फैमिली भी बहुत रिच है, लेकिन उसने इस बात को कभी सीरियसली नहीं लिया। हमने 4 साल साथ गुजारे, ना कोई ड्रामा ना कोई बड़ी प्रॉब्लम, सिर्फ प्यार ही प्यार। इसलिए उसका अचानक ब्रेकअप करना मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मैं सिर्फ उससे सच जानना चाहता था। मैं उसके सामने खड़ा होकर बोला, क्या तुम सिर्फ इस आदमी से शादी करने के लिए मुझसे ब्रेकअप कर रही हो? मेरी बात सुनते ही वो सीधा मेरे पास आई और जोर से मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। मैंने तुमसे कहा था यहाँ से चले जाओ, समझ नहीं आता? मैं उस थप्पड़ से बचा भी नहीं, क्योंकि वो हाई हील्स पहने हुई थी। मुझे डर था कहीं बैलेंस बिगड़कर गिर ना जाए। ये सोचकर मुझे खुद पर ही हंसी आ गई। वो किसी और की होने जा रही है और मैं अभी भी उसकी फिक्र कर रहा था। शायद मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम बिना कुछ बताए कैसे चली गई? एक एक्सप्लेनेशन तक नहीं दिया? क्या इसे तुम इंसाफ की बात कह सकती हो? वो ठंडी आवाज में बोली, मैंने तुम्हें घर, गाड़ी और पैसे दे दिए ना, और क्या तुम्हें चाहिए? लू चिनशन, हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए ही थी क्योंकि तुम हैंडसम थे और गरीब भी। तुम्हें कंट्रोल करना बहुत आसान था। मेरे जैसे फैमिली में प्यार और शादी अलग चीजें होती हैं। वैसे पिछले 4 सालों के लिए थैंक्स। अब जवाब मिल गया है तो यहाँ से चले जाओ। उसकी बातें सुनकर मेरी मुट्ठी कस गई। तो जिस प्यार को मैं सच्चा समझता था, वो सिर्फ मेरी एक तरफा मोहब्बत थी। मैं सोच रहा था शायद उसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन उसने साफ कह दिया कि उससे फैमिली अलायंस के लिए शादी करनी ही पड़ेगी। मैं दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ सिर्फ इतना बोला, ठीक है, खुश रहना। तभी पे जिंगहांग हंसकर बोला, अब जब आ ही गया है तो एंगेजमेंट देख कर जाना, वरना समझ लेना तूने सिर्फ पे फैमिली की नहीं, पूरे हाई चैंग की बेइज्जती की है। उसकी बात सुनकर मैं बस
बस मुस्कुरा दिया। कितना घमंडी आदमी था। ऐसी धमकियां मैं पहले भी बहुत बार सुन चुका था, बस फर्क इतना था जो लोग मुझे धमकाते थे उन्हें बाद में अपनी औकात याद आ जाती थी। लेकिन पे जिंगहांग को मेरी आंखों का मजाक समझ ही नहीं आया। उसने ताली बजाई। तुरंत ब्लैक सूट्स पहने हुए बॉडीगार्ड्स हॉल में आ गए। तो ही लू शिंगचन है? खुद से जाके बैठ जाएगा या फिर गर्दन पकड़कर कुर्सी पर बैठाना पड़ेगा। तब शेनचिन्यू गुस्से में चिल्लाई, लू शिंगचन यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। पे जिंगहांग ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन दी थी, मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? अंधा भी देख सकता है कि तुम अभी भी इस लड़के को बचाने की कोशिश कर रही हो। मैंने चुपचाप शेनचिन्यू की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, आज हमारी एंगेजमेंट है, मैं बस नहीं चाहती कि मेरा पास्ट दोबारा मेरी जिंदगी में आए, वरना बात बाहर फैल गई तो तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। शेनचिन्यू ने धीरे से कहा, जिनहैंग मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। उसकी बात खत्म होते ही पे जिंगहांग ने सीधा मेरी तरफ उंगली कर दी। इसे नीचे ले जाओ, बैठकर मेरी एंगेजमेंट देखना। तुरंत 4 ब्लैक सूट वाले बॉडीगार्ड्स मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे घसीट कर हॉल के एक कोने में बिठा दिया। मैं बस चुपचाप बैठा रहा। अगर इन लोगों को खेल खेलना ही था तो फिर एंड तक खेलते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ अमीर घर के बिगड़े हुए लड़के मेरे पास आ गए। उन्हें देखते ही समझ आ गया ये सब पे जिंगहांग के दोस्त होंगे। एक ने हंस कर कहा, ओए हीरो, चैन से जीना पसंद नहीं, खुद ही बेइज्जती करवा के आ गया। दूसरा बोला, क्या लगता है शेनचिन्यू तुझे बचाने आ जाएगी? फिर वो मेरे कान के पास आकर हंसने लगा। सच बताऊं, आज तू आता या ना आता, जिनहैंग तुझे जिंदा वैसे भी नहीं छोड़ता। आखिर कैसे बर्दाश्त करेगा कि कोई और आदमी उसकी होने वाली बीवी के साथ 4 साल तक रिलेशनशिप में रहा हो। सभी लोग जोर से हंसने लगे। मैं बस अपने फोन में बिजी रहा। इन फालतू लोगों से बात करना भी मुझे जरूरी नहीं लगा। थोड़ी ही देर में एंगेजमेंट सेरेमनी खत्म हो गई। अब डिनर और नेटवर्किंग का टाइम था। इसी बीच मैंने पे फैमिली के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाली। पता चला पे फैमिली हाई चैंग की सबसे अमीर फैमिली जरूर थी, लेकिन उनकी दौलत पुरानी नहीं थी। माइनिंग बिजनेस से अचानक बहुत पैसा कमाया था और कैपिटल सिटी के पावरफुल लोगों के सपोर्ट से उन्हें बड़े बड़े गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट मिले। इसी वजह से वो इतनी जल्दी ऊपर आ गए। लेकिन पैसा आते ही उनका घमंड भी आसमान छू गया। अपर क्लास सोसाइटी में एंट्री पाने के लिए उन्होंने शेन फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ा। शेन फैमिली की पुरानी शान तो थी, लेकिन पैसा लगभग खत्म हो चुका था। ये शादी सिर्फ एक बिजनेस डील थी। पे फैमिली को अपर क्लास सोसाइटी का टिकट चाहिए था और शेन फैमिली को उनका पैसा। तभी एक लड़की मेरे सामने आकर बैठ गई। उसका चेहरा शेनचिन्यू से काफी मिलता था। वो बोली, मैं शेनचिनवू हूँ। मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारी दीदी ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है? वो तुरंत गुस्से में बोली, बकवास बंद करो और मेरे साथ चलो। अगर अभी नहीं निकले तो आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही कुछ और बॉडीगार्ड्स हमें घेर कर खड़े हो गए। अब भागना भी नामुमकिन था। शेनचिनवू ने बेचैन होकर दांत बिंचते हुए कहा, लू शिंचन, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। अगर तुम अचानक यहाँ नहीं आते तो मेरी दीदी को उस मोटे और छोटे पे जिंगहांग से शादी भी नहीं करनी पड़ती। उसकी बात सुनकर मैं एकदम हैरान रह गया। मैं कुछ पूछता उससे पहले ही हॉल में अचानक हंगामा मच गया। मैंने मुड़कर देखा, 7-8 जवान लड़के और लड़कियां हॉल में इंटर कर रहे थे। सभी की एज ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल थी। सबसे आगे चल रहा लड़का मुश्किल से 20 साल का लग रहा था, लेकिन उसके आसपास का ऑरा इतना डेंजरस था कि पूरा हॉल खामोश हो गया। पे जिंगहांग तुरंत भागकर उसके पास गया, चेहरे पर चापलूसी भरी स्माइल लेकर, यंग मास्टर जियाओ, आखिर आप आ ही गए। अगर आप नहीं आते तो मेरी एंगेजमेंट अधूरी रह जाती। लेकिन जियाओ मूचेन ने उसकी तरफ देखा भी जरूरी नहीं समझा। उसने सीधा शेनचिन्यू की तरफ देखा। तुम शेनचिन्यू हो? वो हल्का सा घबरा गई, फिर धीरे से सिर हिला दिया। जियाओ मूचेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आइडेंटिटी सच में बहुत अच्छे से छुपा रखी थी, वरना हम लोग बहुत पहले ही मिल चुके होते। पे जिंगहांग को लगा वो उसकी तारीफ कर रहा है, इसलिए वो और भी ज्यादा खुश हो गया। उसने सब गेस्ट से अनाउंस किया, यही है कैपिटल सिटी का असली क्राउन प्रिंस और जियाओ फैमिली ही हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट है। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। फिर उसने मेरी तरफ उंगली दिखाई। ओए, इतनी हिम्मत? यंग मास्टर जियाओ आ गए और तू अभी तक खड़ा भी नहीं हुआ? सारे गेस्ट दोबारा मेरी तरफ देखने लगे। सबको लग रहा था अब मेरी बुरी तरह पिटाई होने वाली है, लेकिन मैं आराम से कुर्सी पर बैठा रहा। फिर मैंने मुस्कुरा कर जियाओ मूचेन से पूछा, क्या मुझे सच में खड़ा होना चाहिए? पहले तो जियाओ मूचेन थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा ध्यान से देखा, उसका रंग एकदम उड़ गया। चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। पर पे जिंगहांग को कुछ भी समझ नहीं आया। वो हंसकर बोला, यंग मास्टर जियाओ, ये मेरे होने वाली बीवी का एक्स बॉयफ्रेंड है, एक बेकार सा गोल्ड डिगर। इसे मैंने सिर्फ सबका एंटरटेनमेंट बनाने के लिए यहाँ रोका है। थोड़ी देर बाद इससे शिकार वाले कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। ये सुनकर शेनचिन्यू खुद को रोक नहीं पाई। वो जोर से बोली, पे जिंगहांग,
तुमने मुझसे वादा किया था मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो तुम लू शिंगचंग को छोड़ दोगी। पे जिंगहांग हंस पड़ा, तो खुद चलकर मौत के मुंह में आया है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? ये कहकर वो जोर से हंसने लगा। शेन चिन्यू उससे और बहस नहीं करना चाहती थी, वो सीधा मेरे पास आ गई। उसने मजबूरी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, लू शिनचेंग, कब तक मुझे तुम्हारी फिक्र करनी पड़ेगी? मैं हंसकर बोला, चिन्यू मेरी चिंता छोड़ो, कब मानोगी कि तुम्हारा आदमी इतना कमजोर नहीं है? ये कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार उसने मुझे दूर नहीं किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिनचेंग, अब शायद मैं तुम्हें बचा नहीं सकती, बस एक ही रास्ता बचा है, मुझे होस्टेज बना लो और यहाँ से भाग जाओ। जो पैसा मैंने तुम्हें दिया है उन्हें लेकर जितना दूर भाग सकते हो भाग जाना, कभी भी वापस मत आना। मुझे सिर्फ इतना चाहिए, तुम जिंदा और सेफ रहो। इतनी सीरियस सिचुएशन में भी उसने अब तक मेरी असली आइडेंटिटी पर यकीन नहीं था। मैं बस मजबूरी में मुस्कुरा दिया। लगता है मैंने अपनी आइडेंटिटी सच में बहुत अच्छे से छुपा रखी थी। तभी अचानक पे जिंगहांग के बॉडीगार्ड्स मेरी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उसी वक्त हॉल के सारे वेटर्स भी एक साथ आगे आ गए। अगले ही पल दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से भिड़ गए। पूरा बैंक्वेट हॉल बैटलफील्ड बन गया। कुछ ही मिनटों में पे जिंगहांग के सारे बॉडीगार्ड्स जमीन पर थे। मेरे लोगों ने सबको आसानी से कंट्रोल कर लिया। इतना बड़ा उलट पुलट देखकर हॉल में मौजूद सब लोग शॉक में रह गए। मैं आराम से सोफा पर बैठ गया, पैर पर पैर चढ़ाकर। इस बार मेरी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल थी कि कोई मेरी तरफ सीधी नजर से देख भी नहीं पा रहा था। पे जिंगहांग काफी देर तक शॉक में खड़ा रहा, फिर गुस्से से चिल्लाया, साले मरना चाहता है क्या? ये मेरा इलाका है। बोलते बोलते उसके दिमाग में अचानक कुछ आया, वो हंसने लगा। समझ गया, शेनचिन्यू ने जो पैसे दिए थे उन्हीं से तूने ये लोग हायर किए हैं। उसे क्या पता मैं हॉल में इंटर होने से 1 घंटा पहले ही मेरे लोगों ने यहाँ के सारे वेटर्स को साइलेंटली रिप्लेस कर दिया था। घबरा कर पे जिंगहांग तुरंत शियाओ मूचन के पास भागा। यंग मास्टर शियाओ, बस थोड़ी देर के लिए अपने बॉडीगार्ड्स दे दीजिए, आज इस गोल्ड डिगर की गर्दन तोड़नी है। लेकिन शियाओ मूचन ने उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। वो सीधा मेरी तरफ आया और सबके सामने गहरा झुककर मुझे रिस्पेक्ट दिया। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, न मैंने कुछ बोला न उसका ग्रीटिंग एक्सेप्ट किया। लेकिन ये सीन देखकर पूरा हॉल सुन रह गया। पे जिंगहांग भी शौक में दौड़ कर आया। यंग मास्टर जियाओ, आप ये क्या कर रहे हैं? एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। जियाओ मूचन ठंडी आवाज में बोला, हे जिंगहांग, मेरी भाभी को छीनने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? मैं आज यहाँ सिर्फ तुझे सबक सिखाने आया हूँ। पे जिंगहांग पूरी तरह घबरा गया। यंग मास्टर जियाओ, शायद कोई गलतफहमी हो गई है, वो तो बस एक गोल्ड डिगर है। जियाओ मूचन की आंखें ठंडी पड़ गई। गोल्ड डिगर तेरा बाप है, कैपिटल सिटी की लू फैमिली का नाम भी नहीं सुना? ये सुनते ही पे जिंगहांग का चेहरा सफेद पड़ गया। जियाओ मूचन ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है लीयू फैमिली का इकलौता वारिस। किस कुत्ते ने तुझे इतनी हिम्मत दी कि इनके सामने बकवास करे? उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन उसकी हर बात हॉल में बिजली की तरह गूंज रही थी। पे जिंगहांग के पैरों तले जमीन घिसक गई। गेस्ट भी आपस में बातें करने लगे। लू फैमिली कौन है? इतनी पावरफुल है क्या? एक आदमी धीरे से बोला, तुम बेजिंग की लू फैमिली को नहीं जानते? वो दुनिया की टॉप फैमिलीज में से एक है। ग्लोबल कोर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का आधा कंट्रोल उनके पास है। सिर्फ पैसा ही नहीं, पूरी दुनिया के कई इंडस्ट्री के रूल्स भी उनके इन्फ्लुएंस से बनते हैं। यह सुनकर सब लोगों की सांसें रुक गई। किसी ने धीरे से कहा, तो शेन चिन्यू पागल थी क्या? इतना पावरफुल बॉयफ्रेंड होने के बाद भी पे जिंगहांग से क्या डर रही थी? शेन चिन्यू मेरी तरफ देखती रह गई। उसकी आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं मजबूरी से मुस्कुरा दिया, चिन्यो, मैं कितनी बार बोल चुका था कि मेरा घर भी बहुत अमीर है, लेकिन तुमने कभी मेरी बात मानी ही नहीं। मुझे लगा शादी के बाद वैसे भी सब पता चल जाएगा। कौन जानता था कि मेरी बात ना मानकर तुम इस मोटे सुअर की धमकियों में आ जाओगी। ये सुनकर शिन चिन्यू हंसते हंसते रो पड़ी। मैं उसके पास जाकर धीरे से बोला, कभी सोचा है तुम इतनी खूबसूरत थी, अच्छी फैमिली से थी, फिर भी 4 साल कॉलेज में किसी लड़के ने तुम्हें प्रपोज क्यों नहीं किया? उसने हैरानी से पूछा, आशन, क्या ये सब तुमने किया था? और जियाओ मूचन ने जो कहा कि तुमने मुझे बहुत अच्छे से छुपा रखा, उसका मतलब? मैंने हंस दिया। सब लोग तुम्हारे बारे में जानते थे, लेकिन मेरी परमिशन के बिना कोई तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करता था। जिन्होंने तुम्हें प्रपोज करने की कोशिश की, मेरे लोग उन्हें पहले ही डराकर भगा देते थे। जो विला हम रहते थे, हाँ, वो तुमने खरीदा था, लेकिन उसमें काम करने वाले सर्वेंट्स असल में मेरे बॉडीगार्ड्स थे। और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, वो भी बचपन से मेरी ट्रस्टेड फ्रेंड थी। मैं धीरे से सांस लेकर बोला, सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम यकीन नहीं करोगी, और अगर कर भी लेती तो तुम अननेसेसरी
प्रेशर फील करती। काश मैंने पहले ही सब बता दिया होता तो तुम उस पे जिंगहान की धमकियों में कभी ना आती। मैं थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, वैसे भी शन फैमिली मेरे लिए कभी इम्पोर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने उनके बारे में कभी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करवाई। अगर करता तो पहले पे जिंग को तुम्हारे पास आने का मौका ही नहीं मिलता। उन्हें बस शन फैमिली को दोबारा खड़ा करना था, लेकिन लू फैमिली के लिए ये बस सिर्फ एक सेंटेंस बोलने जितना आसान है। ये कहकर मैंने पे जिंगहान की तरफ देखा। मेरी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। यंग मास्टर पे, काफी घमंड था ना तुम्हें? पे जिंगहान तुरंत घुटनों पर गिर गया, रोते हुए बार बार सिर झुकाने लगा। यंग मास्टर लू, मुझे आपकी असली आइडेंटिटी नहीं पता थी। अगर पता होती तो 100 जन्म भी मिल जाते, फिर भी मैं आपको नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। मैं उसकी तरफ देखे बिना शेन चिन्यू से पूछा, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? शेन चिन्यू ने सिर हिला दिया। सुबह तुम्हारे सोने के बाद मैं सीधा एंगेजमेंट में आ गई थी। उस मोटे ने मेरा हाथ तक नहीं छुआ। मैंने चैन की सांस ली। ठीक है, बस इतना कहकर मैंने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। अगले ही पल वो लोग पे जिंगहान को घसीट कर बाहर ले गए। उसकी चीखने की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। यंग मास्टर लू, गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। पार्टी खत्म होने के बाद मैं शिन चिन्यू के साथ उसके घर गया। सच कहूँ तो उसके पेरेंट्स से मेरी मुलाकात एंगेजमेंट हॉल में ही हो चुकी थी। उस वक्त उनकी नजरों में सिर्फ नफरत और तुच्छापन था, लेकिन जैसे ही उन्हें मेरी असली पहचान पता चली, उनके चेहरे के रंग ही बदल गए। अंदर से वो पूरी तरह हिल चुके थे, फिर भी बाहर से शांत दिखने की एक्टिंग कर रही थे। मैं उनके दिमाग की बात समझ गया। वो बस इतना चाहते थे कि मैं उन्हें नीचा न समझूं, लेकिन सच ये था मुझे उनकी सोच से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। सच कहूँ, शन फैमिली की हैसियत मेरे लिए इतनी छोटी थी कि मुझे कभी जानने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई कि वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। मैं उनके लिविंग रूम के सोफा पर आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। फिर मैंने शांत आवाज में कहा, मुझे पता है शन फैमिली हमेशा से दोबारा ऊपर उठना चाहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे सिर्फ आधा महीना दीजिए, मैं लू फैमिली के रिसोर्सेज शन फैमिली की तरफ शिफ्ट करवा दूंगा। इतना काफी होगा कि आप लोग हाई चेंग में मजबूती से खड़े हो जाएं। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शन चिन्यू के फादर शेनबो युवान बीच में बोल पड़े, एक्चुअली हमारा असली गोल हाई चेंग नहीं, हम सीधा कैपिटल सिटी में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। अंकल, मैं समझ सकता हूँ कि आप फैमिली का नाम बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन एक ही बार में बहुत लंबी छलांग लगाने वाला अक्सर गिर जाता है। हर चीज आराम और स्टेप बाय स्टेप होती है। कैपिटल सिटी का पानी बहुत गहरा है। अभी की स्ट्रेंथ के साथ अगर शन फैमिली वहाँ गई तो लोग आपको निकल जाएंगे। मेरी बात सुनकर शन चिन्यू की माँ लिनफेंग ही नाराज हो गई। वो बोली, अगर चिन्यू की शादी पे जिंगहांग से हो जाती तो जियाओ फैमिली के कनेक्शन से हम सीधा कैपिटल सिटी पहुँच जाते। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी लू फैमिली तो जियाओ फैमिली से भी बड़ी है ना? तो फिर तुम हमें कैपिटल सिटी क्यों नहीं ले जा सकते? एटमॉस्फेयर टेंस होते देख शन चिन्यू बीच में बोली, मॉम, डैड, प्लीज प्लीज जी चेन की बात मान लीजिए और इस बात को यहीं खत्म कीजिए। उसके फादर तुरंत गुस्से में आ गए, शादी भी नहीं हुई और तू अभी से उसका साइड ले रही है? फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, यंग मास्टर लू, मैं सीधी बात करता हूँ, अगर तुम शन फैमिली को तुरंत कैपिटल सिटी नहीं ले जा सकते तो तुम्हारी और चिन्यू की शादी की बात यहीं खत्म। अंदर ही अंदर मुझे हंसी आ गई। अब समझ आया शन फैमिली इतनी बुरी हालत में क्यों पहुंची। दोनों हस्बैंड वाइफ सिर्फ शॉर्टकट्स ढूंढते रहते थे, रियलिटी देखना ही नहीं चाहते थे। मैं जवाब देने ही वाला था तभी शन चिन्यू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर बोली, डैड, हम कैपिटल सिटी के ऊपर क्लास सर्कल में फिट नहीं होते। अगर हम सिर्फ जी चेन के कनेक्शंस का सहारा लेकर वहाँ घुसने की कोशिश करेंगे तो लोग हमें सिर्फ नीचा दिखाएंगे और हम लू फैमिली की सबसे बड़ी वीकनेस बन जाएंगे। अभी हमें सिर्फ हाई चेंग में अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, उसके बाद हम अपनी मेहनत से कैपिटल सिटी जाएंगे। शेनबो युवान का गुस्सा फूट पड़ा, चिन्यू, मुझे सिखा रही हो? मैं तेरा बाप हूँ। इस बार शन चिन्यू भी चुप नहीं रही। डैड, अगर उस वक्त आप इतने जिद्दी ना होते तो शन फैमिली कभी धोखा ना खाती, हम बर्बाद भी नहीं होते। दादाजी भी इसी टेंशन में दुनिया छोड़कर नहीं जाते। आप कब अपनी ये बात बदलेंगे? ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और सीधा बाहर चल पड़ी। जी चेन, चलो, इन लोगों से बात करना बेकार है, ये लोग सच देखना ही नहीं चाहते। उस वक्त मुझे मेरी पुरानी शन चिन्यू वापस नजर आई, जो हमेशा कॉन्फिडेंट होती थी, डिसीजन लेती थी और सही डिसीजन लेती थी। होटल जाते वक्त मैंने उससे पूछा, तुम्हारी फैमिली के साथ पहले क्या हुआ था? उसने धीरे से बताना शुरू किया। कई साल पहले कैपिटल सिटी के अपर क्लास सर्कल के बाहर घूमने वाला एक आदमी था। उसके कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों से कनेक्शन थे, बस उन्हीं का नाम लेकर वो लोगों को इम्प्रेस करता रहता था। उसने डैड को एक फेक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए मना लिया। उसका कहना था प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो शन फैमिली सीधा कैपिटल सिटी के इलीट सर्कल में इंटर कर लेगी। उस वक्त पूरी फैमिली ने इस इन्वेस्टमेंट के खिलाफ मना किया था, लेकिन डैड नहीं माने। रिजल्ट, शन फैमिली लगभग बैंकरप्ट हो गई। उस दिन के बाद से डैड को कैपिटल सिटी में
एंट्री करना एक ऑब्सेशन बन गया, जैसे उन्हें लगता हो सिर्फ वही उनकी पुरानी बेइज्जती मिटा सकता है। मैंने धीरे से बोला, ऐसी बहुत सी लोकल फैमिलीज होती हैं जो कैपिटल सिटी में घुसना अपनी जिंदगी का सपना बना लेती हैं, लेकिन वहाँ सरवाइव करना लगभग नामुमकिन होता है। हर सर्कल आउटसाइडर को एक्सेप्ट नहीं करता और कैपिटल सिटी सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव जगह है। इसलिए हर साल कुछ लोग इसी सपने का फायदा उठाकर लोकल फैमिलीज को ठग लेते हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया, जैसे जियाओ मूचेन ने पे फैमिली को अपना टारगेट बनाया। आज पे फैमिली हाई चैंग की रिचेस्ट फैमिली लगती है, लेकिन उनकी ज्यादा कमाई जियाओ मूचेन को ही जाती है। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सच कहूँ मैंने भी पहले ऐसे ही काम किए हैं, लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ बुरे और लालची लोग ही होते हैं और एंड में उन्हें उनके कर्मों की सजा जरूर मिलती थी। होटल पहुँचते ही शेन चिन्मू चुपचाप मेरी बाहों में आ गई। धीरे से बोली, जीचन, आज लग रहा है जैसे मैं तुम्हें कभी जानती ही नहीं थी। पहले तुम बिल्कुल एक शरारती बच्चे की तरह रहते थे, हर वक्त मेरे पीछे घूमते रहते थे, लेकिन आज तुम इतने मैच्योर और समझदार लग रहे हो। आखिर असली तुम कौन हो? मैं हंस पड़ा, दोनों ही मैं हूँ। बस तुम्हारे सामने मैं सिर्फ तुम्हारा जीचन बन जाता हूँ और जो मेच्योरिटी तुम देख रही हो वो बचपन से देखते और सीखते हुए आई है। शादी के बाद जब तुम मेरे एंसेस्ट्रल होम में रहोगी तब तुम खुद सब समझ जाओगी। वो तुरंत मुस्कुरा कर बोली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं पहले सिर्फ इसलिए इतनी मेहनत करती थी क्योंकि शेन फैमिली का बोझ उठाने वाला कोई नहीं था। अब मेरे पास तुम हो, मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या? उसकी बात बिल्कुल सही थी। जब मैं उसके साथ हूँ तो उसे दोबारा कभी अकेला लड़ने की जरूरत नहीं थी। रात होते ही हम दोनों शहर के बाहर एक डॉग फाइटिंग एरिना पहुँच गए। ये जगह पे जिंगहान की थी। उसका फेवरेट शौक था कुत्तों को एक दूसरे से लड़ते देखना, और आज हम यहाँ एक खास वजह से आए थे क्योंकि यहाँ सिर्फ पे जिंगहान ही नहीं, चेन बो युआन और लिन फेंगजी भी मौजूद थे। ये तीनों तो सच में पागल हो चुके थे। इन्होंने मिलकर प्लान बनाया था मेरा किडनैप करने का और मेरी जान को हॉस्टेज बनाकर लू फैमिली से पैसा और फायदा निकालना चाहते थे। उनका प्लान था पैसे मिलते ही विदेश भाग जाएंगे और ऐश की जिंदगी जिएंगे, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी जब पे जिंगहांग ने मुझे किडनैप करने के लिए अपने आदमी भेजे तब तक जिया मूचेन के लोग उन सबको पकड़ चुके थे। खुद पे जिंगहांग भी जिंदा पकड़कर यहाँ लाया गया। मैं एरिना के VIP स्टैंड पर आराम से बैठा था। नीचे पे जिंगहांग खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके सामने एक खतरनाक तोसा फाइटिंग डॉग जंजीर से बंधा हुआ था। ये वही कुत्ता था जिसे पे जिंगहांग ने बहुत पैसे देकर खरीदा था और जो पहले से ही बहुत लोगों को मार चुका था। मेरे पास ही शेन बोयुआन और लिन फेंगजी खड़े थे। दोनों का पूरा बदन डर से कांप रहा था। सच कहूँ मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये दोनों इतने बेवकूफ निकलेंगे जो मेरा किडनैप करने का प्लान बना लेंगे। शेन चिन्यू तो गुस्से से कांप रही थी। उसने अपने पेरेंट्स पर चिल्लाते हुए कहा, डैड, मॉम, आप लोग सोच भी क्या रहे थे? मान लो आप जीचन को किडनैप करके कैपिटल सिटी पहुंच भी जाते, क्या आप लोगों को लगता कि लू फैमिली आपको छोड़ देती? लेकिन शेन बोयुआन बिल्कुल नहीं डरा। वो बोला, डरने की क्या बात है, तब तक सब कुछ हो चुका होगा। शेन फैमिली कैपिटल सिटी में इस्टेब्लिश हो जाएगी और तुम लू फैमिली की बहू भी बन जाओगी। उसके बाद लू फैमिली हमारा क्या बिगाड़ देगी? मैं ठंडी नजर से उसकी तरफ देख कर बोला, लगता है तुम अपर क्लास फैमिलीज के रूल्स जानते ही नहीं। अगर किसी ने मेरी जान को सच में खतरा पहुंचाया तो मेरे पेरेंट्स मेरी पर्सनल फीलिंग्स नहीं देखेंगे। वो सीधा शेन फैमिली को इस दुनिया से मिटा देंगे और उसमें चिन्यू भी शामिल होगी। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। मैं धीरे से बोला, सुनकर बहुत क्रूल लगता है ना? लेकिन यही रियलिटी है। लू फैमिली कभी अपने लिए फ्यूचर डेंजर जिंदा नहीं छोड़ती। शेन बोयुआन का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी पे जिंगहांग घुटनों पर गिरकर चिल्लाने लगा, यंग मास्टर लू, मुझसे गलती हो गई, प्लीज जस्ट एक लास्ट चांस दे दीजिए। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही तोसा डॉग उसकी तरफ झपटा। अगले ही सेकंड उसकी चीखें अचानक बंद हो गई। मैंने तुरंत शेन चिन्यू का हाथ पकड़ा। मैं नहीं चाहता था वो ये सब देखे। हम बाहर चल दिए। शेन बोयुआन और लिंग फेंगजी भी पीछे आने लगे। मैंने उन्हें रोक दिया। ठंडी आवाज में बोला, यही रुकिए और ध्यान से सब देखिए। उसके बाद इस पर 10,000 शब्दों का रिफ्लेक्शन लिखकर मुझे दे दीजिए। अगर मुझे लगा कि आपको सबक नहीं मिला तो दोबारा यही बैठकर देखना पड़ेगा। वैसे भी पे फैमिली के और लोग लाइन में खड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ जाएं मेरे ससुर सास कैसे होने चाहिए। मुझे लगा था इस इंसिडेंट के बाद शेन बोयुआन और लिन फेंगजी सुधर जाएंगे और पे फैमिली के बचे कुछ लोग भी चुप हो जाएंगे, लेकिन मैं उनकी लालच और पागलपन को कम समझ बैठा था। 3 दिन बाद जियाओ मूचेन मेरे पास एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेकर आया। उस रिपोर्ट ने मुझे भी थोड़ा सरप्राइज कर दिया। पता चला पे जिंगहांग का दूर का मामा साउथ में अंडरवर्ल्ड बिजनेस करता था। उसके पास अपनी गैंग थी और लोकल माफिया में उसका काफी नाम था। मरने से पहले पे जिंगहांग ने उसे हेल्प का मैसेज भेज दिया था और अपनी पूरी कहानी
कहानी सुना दी थी। अब वो आदमी अपने गुंडों के साथ हाई चेंग आ रहा है। खुले आम बोल रहा था कि वो पे जिंगहांग का बदला लेगा, लेकिन रिपोर्ट का सबसे शॉकिंग हिस्सा कुछ और था। शेन बोयुआन चुपके से उस अंडरवर्ल्ड डॉन के कांटेक्ट में था। उसने मेरा डेली स्केड्यूल तक उसे भेज दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने प्रॉमिस भी किया था अगर लू जिंगचेन पकड़ा गया तो शेन फैमिली अपनी आधी प्रॉपर्टी रिवॉर्ड में दे देगी और वो खुद भी अंदर से उनकी मदद करेगा। रिपोर्ट पकड़कर मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। लगता है पिछला सबक काफी नहीं था, अब इन्हें असली लेसन देना पड़ेगा। शेनचिन यू को जब ये सब पता चला उसकी आंखें लाल हो गई। वो रोते हुए बोली, ज़ीचेन, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। ये तुम्हारी गलती नहीं है, अपनी बेवकूफी की सजा वो खुद भुगतेंगे और अगर उन्हें गेम खेलना पसंद है तो मैं भी एंड तक खेलूंगा। मैंने जियाओ मूचन को ऑर्डर दिया, किसी पर हाथ मत उठाना, बस लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्मेशन दे दो और पे फैमिली और उस अंडरवर्ल्ड डॉन के सारे क्राइम्स के एविडेंस भेज दो। उस आदमी ने सालों से इतने क्राइम्स किए थे, ये सिर्फ एक केस ही उसकी जिंदगी जेल में गुजरने के लिए काफी था। ऐसे लोगों से निपटने के लिए मुझे खुद हाथ गंदे करने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे ही वो हाई चेंग की बाउंड्रीज में घुसा, पुलिस पहले से तैयार बैठी थी। पूरी गैंग तो वही पकड़ी गई, किसी को वेपन निकालने का मौका तक नहीं मिला। सबको जमीन पर गिराकर हथकड़ी लगा दी गई। उनके सारे इलीगल बिजनेसेस भी रेड कर दिए गए और उनकी पूरी प्रॉपर्टीज सीज कर ली गई। जब शेन बोयान को ये खबर मिली, वो बोर्ड मीटिंग में बैठा हुआ था। डर के मारे उसके पैर ही जवाब दे गए। वो सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में फिर गिर पड़ा। मीटिंग वही कैंसिल करनी पड़ी। लिन फेंगजी तो शौक में बेहोश हो गई। होश आते ही सीधा मेरे होटल पहुंच गई। होटल के बाहर घुटनों के बल बैठकर रोते हुए मेरा नाम पुकारने लगी। बार बार माफी मांगती रही और एक और चांस मांगती रही। होटल के बाहर लोगों की भीड़ लग गई थी। सब उसकी तरफ देख रहे थे। मैं होटल के ऊपर वाले फ्लोर से ग्लास विंडो के पीछे खड़ा था। नीचे उसकी हालत देखकर भी मेरे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। मैंने अपने बॉडीगार्ड को नीचे भेजा। उसने सिर्फ एक मैसेज दिया, यंग मास्टर लू का कहना है जो इंसान बार बार गलती करे और कभी सच में पछताए ही ना, वो उनसे मिलने के लायक भी नहीं। और याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने दोबारा यंग मास्टर लू और मिस शेन को परेशान करने की हिम्मत की तो हम तुम्हें इसी दुनिया से गायब कर देंगे। बॉडीगार्ड की धमकी सुनते ही लिन फेंगजी की जान सूख गई। वो घबराकर जमीन से उठी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। आसपास तमाशा देखने के लिए जमा हुए भीड़ भी धीरे धीरे चली गई। लेकिन शेन फैमिली का स्कैंडल बहुत जल्दी पूरे हाई चेंग के अपर क्लास सर्कल में फैल गया। शेन फैमिली के साथ काम करने वाली कई कंपनीज ने एक साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए। उनकी कंपनी के शेयर्स बुरी तरह गिरने लगे और देखते ही देखते शेन फैमिली बैंकरप्टी के किनारे पहुंच गई। मैंने सोचा था कि इतना बड़ा नुकसान सहने के बाद शेन बोयान और लिन फेंगजी कम से कम चुपचाप रहना सीख जाएंगे, लेकिन मैंने उनकी मोरालिटी को जरूरत से ज्यादा ही समझ लिया था। उनका खुद को बर्बाद करने का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। इस बार उन्होंने मेरी और चिन्यू की शादी को निशाना बना लिया। मैं और चिन्यू पहले ही सब डिसाइड कर चुके थे। उसके ग्रेजुएशन के बाद एंगेजमेंट होगी और साल के एंड तक शादी। मैंने अपने लोगों को एंगेजमेंट सेरेमनी की प्रिपरेशन शुरू करने का ऑर्डर भेज दिया था, लेकिन शिन बोयुआन और लिन फेंगजी पीछे से हमारी एंगेजमेंट बर्बाद करने में लगे हुए थे। उन्होंने पूरे सर्कल में अफवाह फैला दी थी कि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत गंदी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं लू फैमिली की पावर का यूज करके कमजोर लोगों को दबाता हूँ और मैं चिन्यू से सच्चा प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ हाई चेंग में शेन फैमिली के रिसोर्सेज का फायदा उठाना चाहता हूँ। ये झूठी अफवाहें पूरे अपर क्लास सर्कल में फैल गई। ज्यादातर लोग जानते थे कि ये लिन फेंगजी की घटिया चाल थी, लेकिन फिर भी मेरी रेपुटेशन पर इसका बुरा असर पड़ रहा था। इससे भी ज्यादा घटिया हरकत शेन बोयुआन ने की। उसने चुपके से उस होटल को कॉन्टेक्ट किया जहाँ हमारी एंगेजमेंट होने वाली थी। उसने होटल मैनेजमेंट से झूठ बोला कि हम एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहते हैं। उसने जानबूझकर होटल की सर्विस को बुरी तरह से इंसल्ट किया। होटल मैनेजमेंट इतना नाराज हुए कि उन्होंने खुद ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। मुझे जब इस बात का पता चला तब एंगेजमेंट में सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। गुस्से में मैं हंस पड़ा। मैंने तुरंत हाईजिंग के एक और टॉप होटल के ओनर को कॉल किया। मेरी सिचुएशन सुनते ही उसने बिना किसी सवाल के हमारी बुकिंग एक्सेप्ट कर ली। वेन्यू का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मैंने जियाओ मूचन को ऑर्डर दिया, शेन बोयुआन और लिन फेंगजी की अफवाह फैलाने और एंगेजमेंट सैबोटाज करने के सारे प्रूफ्स कलेक्ट करो और वो सब चिन्यू को दिखाओ। जब चिन्यू ने सारे सबूत देखे उसका दिल खुद ठंडा हो गया। उसने मुझसे कहा, ज़ीचेन, मैं शेन फैमिली से अपने सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ कर रखा
और कहा, चिन्यू तुम्हें अभी इतनी जल्दी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, पहले सामने वाले सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आराम से सोचना। मैं जानता था कि दिल के किसी कोने में चिन्यू अब भी अपने पेरेंट्स को पूरी तरह छोड़ नहीं पाई थी। आखिर वही लोग उसके माँ बाप थे, उन्होंने ही उसे पैदा किया और बड़ा किया। मैं अपनी औरत को किसी मुश्किल डिसीजन के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था, लेकिन शेन बोयुवान और लिन फेंगजी की घटिया हरकतें मेरी लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। अब मैं उन्हें एक और चांस नहीं देने वाला था। एक हफ्ते के बाद मेरी और चिन्यू की एंगेजमेंट सेरेमनी बिल्कुल स्मूथली हुई। पूरा होटल रोशनी और डेकोरेशन से जगमगा रहा था। सारे गेस्ट हमें दिल से ब्लेसिंग्स दे रहे थे, लेकिन शेन बोयुवान और लिन फेंगजी को इनवाइट नहीं किया गया था। फिर भी दोनों बेशरम होकर होटल के एंट्रेंस पर आ गए। लिन फेंगजी जमीन पर लेटकर ड्रामा करने लगी। वो जोर जोर से रोती हुई चिल्लाने लगी, लू जिनचेन ने मेरी बेटी मुझसे छीन ली। शेन बोयुवान उसके पास खड़ा होकर मुझ पर शेन फैमिली को बर्बाद करने का इल्जाम लगा रहा था। वो होटल के अंदर घुसकर हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी खराब करना चाहता था, लेकिन मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ये दोनों जरूर आएंगे, इसलिए मैंने एंट्रेंस पर पहले से बॉडीगार्ड्स तान कर रखे थे। जैसे ही उन्होंने हंगामा शुरू किया, बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने दोनों को बाहों से पकड़ा और घसीटकर हॉस्टल के पास वाली छोटी गली में ले गए। मैंने बॉडीगार्ड्स को उन्हें वार्निंग देने का ऑर्डर दिया। बॉडीगार्ड्स ने ठंडी आवाज में कहा, यंग मास्टर लू का ऑर्डर है, अगर तुम दोनों ने दोबारा हंगामा किया तो इस बार तुम्हें सिर्फ यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाएगा, तुम दोनों को सीधा जेल भेज दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो तुम्हारा नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा। शेन बोयुवान और लिन फेंगजी बुरी तरह डर गए। दोनों एकदम चुप हो गए। लेकिन भाई लोग, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, स्टोरी का हर एक भोसड़ी वाला कैरेक्टर जो होता है वो डरता है भाई, उसकी गांड फट जाती है, लेकिन फिर गांड मस्ती करेगा। ये बात एक्सप्लेन करके जो मुझे गुस्सा आता है ना भाई, मैं क्या बोले यार। और एक तो मेन प्रोटैगनिस्ट भी हिजड़े की तरह एक्ट करता है भाई, गांड मार दे उसकी यार। बोलते चांस नहीं दूंगा, चांस दे देता है। पता नहीं ऑथर्स बावले हो गए हैं, लेकिन चलो व्यूज मिल रहे हैं। एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई, फिर दोनों दुम दबाकर वहां से चले गए। हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी शांति से खत्म हुई। मैंने चिन्यू की तरफ देखकर कहा, ग्रेजुएशन के बाद मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाने ले जाऊंगा। चिन्यू के चेहरे पर खुशी से भरी खूबसूरत सी स्माइल आ गई। उसने खुशी खुशी सिर हिला दिया। ठीक है, मैं और चिन्यू एक्साइटमेंट के साथ अपने ग्रेजुएशन वर्ल्ड टूर के बारे में बात करने लगे। मैं सच में ग्रेजुएशन के तुरंत बाद उसे पूरी दुनिया घुमाना चाहता था, लेकिन हमने अभी अपना डिटेल प्लान बनाया भी नहीं था कि जियांग वूचेन एक बुरी खबर लेकर आ गया। पता चला कि लिन फेंगजी ने पता नहीं कौन सी घटिया चाल चलकर कैपिटल सिटी की हाउ फैमिली से कांटेक्ट बना लिया था। हाउ फैमिली भी कैपिटल सिटी की सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में से एक थी। उनका कंट्रोल कई अलग अलग इंडस्ट्री पर था। उनकी पावर को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता था, लेकिन लू फैमिली के कंपैरिजन में कोर इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस में वो अब भी एक लेवल नीचे थे। कई सालों से हाउ फैमिली लू फैमिली को अपनी आंखों का कांटा समझती थी। वो हमें अपना सबसे बड़ा राइवल मानते थे, हर चीज में हमसे आगे निकलना चाहते थे और बिजनेस में अक्सर पीछे से घटिया चालें चलकर हमारे रास्ते में रुकावट डालते थे। मुझे बर्बाद करने के लिए लिन फेंगजी ने मेरी और चिन्यू की लव स्टोरी को तोड़ मरोड़ कर हाउ फैमिली के ओल्ड मास्टर को सुना दिया। उसने कहा कि मैं एक लड़की की वजह से अपनी फैमिली के इंटरेस्ट इग्नोर कर रहा हूँ और अगर मुझे वक्त पर नहीं रोका गया तो मैं पूरी लू फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। साफ था, वो हाउ फैमिली को भड़का कर उनके हाथों मुझे खत्म करवाना चाहती थी। लिन फेंगजी ने हाउ फैमिली से ये प्रॉमिस भी किया था, अगर आप लू जेंची को बर्बाद कर देंगे तो शेन फैमिली आपके सामने सर झुका देगी। हम हानचेंग में हाउ फैमिली के सबसे वफादार लोग बन जाएंगे। जियांग वूचेन ने डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा बंडल मेरे सामने टेबल पर रख दिया। उसमें लिन फेंगजी और हाउ फैमिली के कॉन्टेक्ट के बीच हुई कॉल्स का रिकॉर्ड था। साथ ही वो सो कॉल्ड बिजनेस सीक्रेट्स भी थे जो लिन फेंगजी ने चुपके से उन्हें भेजे थे। मैं शांत चेहरे के साथ एक एक पेज पलट कर देखने लगा। मेरे फेस पर किसी भी तरह का इमोशन नहीं था, लेकिन जो लोग मुझे अच्छी तरह जानते थे वो समझ रहे थे कि इस वक्त मैं अपना सबसे खतरनाक गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। शेन बोयुवान और लिन फेंगजी सच में तब तक नहीं सुधरने वाले थे जब तक उनके सामने उनकी बर्बादी खड़ी ना हो जाए। उन्होंने हाउ फैमिली के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत की थी। क्या उन्हें सच में लगता था कि हाउ फैमिली उन्हें बचाएगी? वो दिन में सपना देख रहे थे। हाउ फैमिली चाहे लू फैमिली की सबसे बड़ी दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें भी अपनी लिमिट्स पता थी। वो एक छोटी सी शेन फैमिली की वजह से लू फैमिली के साथ ओपनली ऑल आउट वॉर कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। और लिन फेंगजी ने जो सो कॉल्ड बिजनेस सीक्रेट्स उन्हें दिए थे वो सब मेरे बिछाए हुए जाल का हिस्सा था। वो सिर्फ कुछ बेकार और इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन थी जिसे मैंने जानबूझकर बाहर लीक होने दिया था। असली कोर सीक्रेट्स तक पहुंचना लिन फेंगजी के लिए मुमकिन ही नहीं था। मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और सीधा हाउ जेनशन को कॉल कर दिया। दूसरी तरफ फोन 3 बार रिंग हुआ, फिर कॉल रिसीव हो गई।
फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग आवाज सुनाई दी, यंग मास्टर लू, आज कौन सी हवा चल रही है जो आपने इस बुड्ढे को फोन किया? मैंने शांत आवाज में कहा, ग्रैंडपा हाओ, मुझे लगता है लिन फेंगजी के आपके पास पहुंचने वाली बात आपको ऑलरेडी पता चल चुकी होगी। दूसरी तरफ हाओ जेन चेन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, यंग मास्टर लू, मुझे सब पता चल चुका है। वो औरत सच में कुएं का एक मेंढक है। उसे अपनी हैसियत और दुनिया की गहराई का बिल्कुल अंदाजा नहीं। तुम बेफिक्र रहो। हाओ फैमिली इतनी घटिया नहीं है कि ऐसे मौके का फायदा उठाकर तुम पर वार करे, और मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ कि किसी अनजान आउटसाइडर को मुझे अपनी बंदूक की तरह यूज करने दूं। यही वो जवाब था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ग्रैंडपा हाओ, लेकिन लिन फेंगजी ने लू फैमिली की इंफॉर्मेशन बाहर लीक करने की कोशिश की। साथ ही उसने हमारी दोनों फैमिलीज के बीच दुश्मनी बढ़ाने की भी कोशिश की। इसका हिसाब मैं जरूर लूंगा। हाओ जेंगशेंग ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, ये बिल्कुल ठीक है। गलती तो शेन फैमिली के लोगों की है। तुम उनके साथ जो करना चाहो कर सकते हो। हाओ फैमिली बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेगी। अच्छा, मैंने कॉल खत्म की और अपना माथा हल्का सा मसाज किया, फिर जियाओ मूचेन की तरफ देखकर ऑर्डर दिया, मेरा ऑर्डर सब तक पहुंचा दो। शेन फैमिली की हर प्रॉपर्टी एक्वायर कर लो, चाहे शेयर्स हो या उनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स, एक भी चीज नहीं बचनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि शेन फैमिली हमेशा के लिए हाई चेंग से गायब हो जाए। जियाओ मूचेन की आंखों में ठंडी चमक आ गई। उसने तुरंत जवाब दिया, समझ गया यंग मास्टर लू, मैं अभी अरेंजमेंट्स करता हूँ। शेन फैमिली की स्ट्रेंथ कभी भी लू फैमिली का सामना करने के लायक ही नहीं थी। 3 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और शेन फैमिली की ज्यादातर प्रॉपर्टीज हमारे कंट्रोल में आ चुकी थी। जो थोड़ा बहुत बिजनेस बचा था, फंडिंग बंद होने के बाद उसे भी बैंकरप्टी डिक्लेयर करके एसेट्स लिक्विडेट करने पड़ी। सिर्फ एक रात में शेन बोयुआन और लिन फेंगजी बिल्कुल खाली हाथ हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके सिर पर बहुत बड़ा कर्ज भी चढ़ गया। क्रेडिटर्स उनके पीछे पड़ गए और दोनों के पास भागने के लिए कोई जगह भी नहीं बची। मजबूरी में वो मेरी कंपनी के नीचे पहुंचकर दोबारा हंगामा करने लगे, लेकिन इस बार मैंने उस पर जरा भी रहम नहीं किया। मैंने बॉडीगार्ड्स को सीधा ऑर्डर दिया कि दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाएं। साथ ही मैंने उनके खिलाफ कमर्शियल फ्रॉड का केस फाइल कर दिया। कोर्ट ने बहुत जल्दी अपना डिसीजन सुना दिया। शिन बोयुआन और लिन फेंगजी को कमर्शियल फ्रॉड का दोषी पाया गया। शिन बोयुआन को 5 साल की सजा मिली और लिन फेंगजी को 3 साल की जेल। उनकी सारी प्रॉपर्टीज सीज करके क्रेडिटर्स का कर्ज चुकाने में लगा दी गई। जब चिन्यू ने ये खबर सुनी, उसने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप अपना सिर मेरे सीने पर रख कर बैठ गई। मैं जानता था कि उसका दिल बहुत दुखी था, लेकिन शेन बोयुआन और लिन फेंगजी ने जो बोया था अब वही काट रहे हैं। इसमें किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। मैंने प्यार से उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। चिन्यू ने अपना चेहरा उठाया, उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। उसने धीरे से कहा, हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। जिस दिन शेन फैमिली के गिरने की खबर पूरे हानचिंग में फैली, मैंने उनके लिए जरा भी रहम नहीं छोड़ा। मैंने शेन बोयुआन और लिन फेंगजी के नाम पर छुपे गए सारे सीक्रेट्स एसेट्स फ्रीज करवा दिए। यहाँ तक कि जेल के अंदर खर्च करने के लिए भी उनके पास एक पैसा नहीं छोड़ा। मैंने खुद जेल में मैनेजमेंट को मैसेज भेजा, इन दोनों की अच्छी तरह सुधारने में मदद करना। इन्हें अंदर किसी भी तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। शेन फैमिली के साथ मिलकर साजिश करने वाले छोटे मोटे लोगों को भी मैंने नहीं छोड़ा। जियाओ मूचेन खुद अपने आदमियों के साथ गया और इन सब का एक एक करके सफाया कर दिया। उनके पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी, या तो बैंकरप्ट होकर हानचिंग छोड़ दो या फिर जेल जाकर शेन बोयुआन और लिन फेंगजी का साथ दो। मैंने हांग चेन के पूरे बिजनेस सर्कल को हिलाकर रख दिया। पुराना घटिया लोगों को हटाकर पूरा सिस्टम बदल दिया गया। उस दिन के बाद किसी ने भी लू फैमिली की पावर को हल्का समझने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि कैपिटल फैमिली की हाओ फैमिली ने भी खुद हमसे कांटेक्ट किया। उन्होंने अपना कुछ मार्केट शेयर हमें देने की ऑफर रखी। बदले में वो सिर्फ लू फैमिली के साथ शांति चाहते थे। मैंने ना उनकी ऑफर रिजेक्ट की और न ही एक्सेप्ट की। मैंने जियाओ मूचेन से सिर्फ एक जवाब भिजवाया, हान चेंग लू फैमिली का टेरिटरी है, यहाँ के रूल्स मैं डिसाइड करता हूँ। जो भी अपनी लिमिट क्रॉस करने की हिम्मत करेगा, शेन फैमिली का अंजाम उसी का फ्यूचर होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। और अगर हाइप का बटन यूट्यूब दे रहा है तो हाइप भी कर देना। थैंक यू सो मच।